वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज बेसिकली हम कवर अप करने वाले हैं वो आपका है कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड। ये बेसिकली जो है बुक 3 का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें जो हम मतलब सीखेंगे या फिर जो हम जानेंगे वो आपका है कि कैसे जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, है ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो था, कैसे जो है हमारे बेसिकली बंगाल में, ठीक है, उस टाइम तो इंडिया पाकिस्तान कुछ डिवीज़न था नहीं ना, उस टाइम पे जो है मतलब ओनली वन नेशन बंगाल, ठीक है ना। तो कैसे मतलब वो लोग अपना इस्टेब्लिशमेंट बंगाल में किया, ठीक है। हम मतलब इसी को लेके जो है थोड़ा बहुत डील करेंगे और बेसिकली जमींदार्स, जोटेदार्स और इनके बीच में जो जो रिलेशन था उसको लेके यहाँ पे स्टडी किया जाएगा, सही है। बेसिकली आते हैं, पहले यहाँ बोला गया है बंगाल्स एंड द जमींदार्स। कॉलोनियल रूल वाज फर्स्ट इस्टेब्लिश्ड इन बंगाल। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है। जो कॉलोनियल रूल है आपका पहले इस्टेब्लिश किया गया था बंगाल में, और इस्टेब्लिश करने के बाद क्या किया गया था, जो जो मतलब क्या बोलते हैं, इनके आने से पहले जो ऑर्डर था जो प्रिवेल करता था बंगाल में, उसको ये लोग चेंज करना चाहता है ना। जो हम मतलब क्या बोल सकते हैं, जैसे सोसाइटी काम करता था, ठीक है ना, उसको ये लोग रीऑर्डर करना चाहता था या फिर किया भी था, बहुत हद तक किया भी था, बोल सकते हैं डोमिनेट किया था, है ना। यहाँ पे वो मेंशन किया गया। फिर आपको यहाँ पे एक सेक्शन दिखाया है, यहाँ मेंशन किया गया एन ऑक्शन इन बर्दवान, ठीक है। देखिए उस टाइम जब बेसिकली ऑक्शन हुआ करते थे, ठीक है, जो जमींदार्स के स्टेट हुआ करते थे, अभी जमींदार के जितने प्रॉपर्टी हुआ करते थे सब ऑक्शन कर दिया जाते थे बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। क्यों? इसके पीछे रीज़न क्या था? देखिए जमींदार्स को जो है लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करके क्या बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को या फिर ब्रिटिश लोगों को जो पे करना पड़ता था, ठीक है। अगर वो पे नहीं कर पाते, ठीक है, सनसेट के पहले अगर वो पे नहीं कर पाते थे तो उनका जो प्रॉपर्टी था वो ऑक्शन कर दिया जाता था। ऑक्शन करके जो प्रॉफिट मिलता वो ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पास रख लेता, ठीक है। देखिए अभी क्या बोला गया, इन 1797 देयर वाज एन ऑक्शन इन बर्दवान, ठीक है। तो डेट आपका कब का दिया गया है, 1797 ऑक्शन इन बर्दवान। उस टाइम पे बर्दवान था, आज हम बर्धमान बोलते हैं, बर्धमान, है ना। बर्धमान में जो ऑक्शन हुआ था। अ नंबर ऑफ महल्स और एस्टेट्स हेल्ड बाय द राजा ऑफ बर्धमान वे आर बीइंग सोल्ड, ठीक है। जो बर्धमान के राजा थे उनको जितने भी महल्स थे वो सब जो है बेच दिए जा रहे थे, ठीक है। The permanent settlement had come into operation in 1793. The East India Company had fixed the revenue that each zamindar had to pay. The estates of those who failed to pay were to be auctioned to recover the revenue, ठीक है। जो बेसिकली ऑक्शन करने का यही रीज़न था कि जो स्टेट अपना रेवेन्यू पे करने से फेल कर जाएगा वो स्टेट को हम लोग ऑक्शन कर देंगे, ठीक है। वो लोग क्या करेगा, ऑक्शन कर देगा, ठीक है। बेसिकली ये यहाँ पे फंडा था, यही लॉजिक था, सही है। तो परमानेंट, यहाँ पे जो परमानेंट सेटलमेंट का बात किया गया, इसमें क्या किया गया था, मतलब जो रेवेन्यू था वो फिक्स कर दिया गया था, ठीक है। एक फिक्स्ड रेवेन्यू वहाँ पे रख दिया था। इसके पीछे भी एक कारण है, वो हम आगे जाकर पढ़ेंगे, ठीक है। जो रेवेन्यू था उसको फिक्स कर दिया था, ठीक। फिक्स करने से क्या होगा, फिक्स करने से क्या, जो जो पे करेगा ठीक ठाक पे कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो रेवेन्यू वो लोग पे कर रहा है किसके ऊपर पे कर रहा है, वो लोग अपना मतलब प्रोडक्शन के ऊपर रेवेन्यू पे करता था, ठीक है। तो प्रोडक्शन किस टाइम पे कैसा है, नहीं है, कम है, ज़्यादा है, इससे तो मतलब कोई अंदाजा नहीं लगा पाएंगे ना, है ना। कि अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तब जाके ज़्यादा रेवेन्यू पे करेगा, प्रोडक्शन कम होगा तो कम रेवेन्यू पे करेगा। लेकिन वो लोग क्या किया था, रेवेन्यू को फिक्स कर दिया था, ठीक है। फिक्स करने से क्या हुआ, प्रोडक्शन ज़्यादा हो या फिर कम हो, जो रेवेन्यू है तुमको वही मतलब पे करना है, जो है उस वही तुमको पे करना है, ठीक है। अगर ज़्यादा होता है तो क्या होगा, तुम पे कर दोगे, बाकी तुम्हारा सरप्लस बचेगा तो तुम वो अपने पास रख लोगे, ठीक है। अगर कम रहता है तो क्या होगा, तुमको कम होता है तो जो तुम्हारा सरप्लस पहले बच चुका था उसमें से तुमको काट के तुमको देना पड़ेगा, ठीक है। मतलब तुमको देना पड़ेगा। अगर तुम नहीं दे पाओगे तो तुम्हारा जो भी प्रॉपर्टी है उसको ऑक्शन कर दिया जाएगा, ठीक है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसा कर दिया था, सही है। यहाँ पे वो मेंशन किया गया है। न्यूमरस परचेसर्स केम टू द ऑक्शन एंड द एस्टेट वर सोल्ड टू द हाईएस्ट बिडर, ठीक है। बहुत सारे जिससे ऑक्शन जैसे होता है, ठीक है, जो हाईएस्ट बिडर है, जो सबसे ज़्यादा मतलब ऊंचा बोली लगाता है उसको ऑक्शन, उसको मतलब एस्टेट बेच दिया जाता है, ठीक है। बट द मेनी ऑफ द परचेसर्स टर्न्ड आउट द सर्वेंट्स एंड एजेंट्स ऑफ द राजास हु हैड बॉट द लैंड्स ऑन बिहाफ ऑफ देयर मास्टर, ठीक है। ओवर 95% ऑफ द सेल एट द ऑक्शन वाज फिक्टिशियस। द राजास estate had been publicly sold but he remained in control of his जमींदारी। देखिए क्या होता था उस टाइम पे, ठीक है। ये मतलब एक बोल सकते हैं बहुत चालाकी से काम लिया करते थे उस टाइम के राजा। क्या करते थे कि जो ऑक्शन जो हो रहा है, ठीक है ना, उसी में जो है अपने 5-6 आदमी बैठा देते थे, उनको कुछ पैसा देते थे, ठीक है, कि तुम सही लो, तुम लोग की बोली लगाना, ठीक है, और तुम सबसे हाईएस्ट बोली लगाएगा, ठीक है। मतलब जो बोली लगाते थे वो राजा के ही लोग थे, ठीक है।
तो राजा के लोग राजा के पैसे से ही वो मतलब ऑक्शन में वो प्रॉपर्टी खरीद लेते थे और बाद में मतलब वो प्रॉपर्टी जो है डायरेक्टली राजा के पास चलाता था। मतलब ऑक्शन हो रहा है लेकिन जो रियल जो ओनर है वो आपका राजा रहता था, ठीक है, यहाँ पे वो मेंशन किया गया, सही है। मतलब एक टाइप का बोल सकते हैं क्लेवरनेस दिखाया गया था उस टाइम पे, है ना। द प्रॉब्लम ऑफ अनपेड रेवेन्यू, ठीक है, देखिए जो अनपेड रेवेन्यू का प्रॉब्लम था इसी के लिए इसी की वजह से जो है जो रेवेन्यू को फिक्स्ड कर दिया गया था, ठीक है ना, परमानेंट सेटलमेंट कर दिया गया था, ठीक है, ये अनपेड रेवेन्यू के प्रॉब्लम को देखते हुए, ठीक है। देखिए क्या बोला गया, द एस्टेट्स ऑफ द बर्धमान राज वे नॉट ओनली वंस सोल्ड ड्यूरिंग द क्लोजिंग ईयर्स ऑफ द 18th सेंचुरी, ठीक है। 75% ऑफ जमींदारीज चेंज हैंड्स आफ्टर द परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट के बाद जो है 75% ऑफ जमींदारीज जो है मतलब बिक चुका था, ठीक है ना, ऑक्शन कर दिया गया था, क्योंकि जो पेमेंट मतलब वो लोग कर नहीं पाता था ना, जो रेवेन्यू वो लोग को पे करना है वो लोग मतलब पे नहीं कर पाता था, ठीक है। अगर पे नहीं कर पाएगा तो वो लोग का तो जो प्रॉपर्टी है वो तो ऑक्शन हो जाएगा, है ना, वो तो सोल्ड कर दिया जाएगा, सेल कर दिया जाएगा। यहाँ पे वही बोला गया है। बाय द 1770s द रूरल इकोनॉमी इन बंगाल वाज इन क्राइसिस। देखिए 1770 में क्या हुआ था, जो रूरल इकोनॉमी था वो आपका क्राइसिस में था, बंगाल का रूरल इकोनॉमी क्राइसिस में, क्योंकि उस टाइम फेमाइन हुआ था, ठीक है ना, फेमाइन हुआ था, या फिर हम बोल सकते हैं डिक्लाइनिंग एग्रीकल्चरल आउटपुट्स, ठीक है। Officials felt that agricultural trade and the revenue resources of the state could all be developed by encouraging investment in agriculture, ठीक है। जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने क्या मतलब उनके दिमाग में क्या आया कि जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, ये सब हम मतलब कोप अप कर सकते हैं अगर हम एग्रीकल्चरल सेक्टर में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो, ठीक है। दिस कुड बी डन बाय सिक्योरिंग राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी एंड परमानेंटली फिक्सिंग द रेट्स ऑफ रेवेन्यू डिमांड्स। इसमें क्या बोला, ये तभी कर सकते हैं जब कि मतलब परमानेंट या प्राइवेट ओनरशिप का अगर फंडा हम लाते हैं और जो रेवेन्यू है उसको अगर फिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो अगर रेवेन्यू अगर फिक्स कर देंगे तो क्या होगा, जो एक फ्लो ऑफ रेवेन्यू जिसको हम बोलते हैं वो कांस्टेंट रहेगा, है ना, एक कांस्टेंट फ्लो ऑफ रेवेन्यू चलता रहेगा, जिसके वजह से जो है मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको रेवेन्यू मिलता रहेगा, और मतलब जिसके जहाँ से मतलब रेवेन्यू मिलेगा तो वो लोग क्या करेंगे, जो फार्मर्स हैं या फिर जो भी एग्रीकल्चर जो लेबर्स उनको पे करेंगे, जिसकी वजह से वो लोग और काम करेंगे, है ना। मतलब एक साइकिल यहाँ पे दिखाया गया है, सही है। If the revenue demand of the state was permanently fixed, देखिए क्यों रीजन क्या है, if the revenue demand of the state was permanently fixed, अगर वो permanently fixed कर दिया जाएगा, then the company could look forward to a regular flow of revenue, जो मैंने आपको बोला, ठीक, कंपनी को जो है एक रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू मिलेगा, सही है। While entrepreneurs could feel sure of earning a profit from their investment, since the state would not siphon it off by increasing its claim, the process officials hope would lead to the emergence of class of yeomen farmers and rich landowners who would have the capital and enterprise to improve agriculture. Nurtured by the British, this class would also be loyal to the company, ठीक है। इनका मतलब सोचना यही था, ठीक है, कि अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा, जो फार्मर्स है या फिर जो जमींदार से या फिर जो राजा से वो मतलब हम लोग से खुश रहेंगे, ठीक है, हम लोग से खुश रहेगा कि नहीं ये लोग हमारा सहायता किया है, ठीक है, ये ब्रिटिश मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारा हेल्प किया है, हमसे खुश रहेंगे, हमारी तरफ लॉयल रहेंगे, और जो है मतलब क्या बोलते हैं, उनको उतना कैपिटल भी होगा कि वो लोग अपना एग्रीकल्चर जो टेक्नोलॉजी है उसको इम्प्रूव करके प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे, ठीक है, उनका मानना ये था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। द प्रॉब्लम हाउएवर ले इन आइडेंटिफाइंग इंडिविजुअल्स हु कुड बोथ इम्प्रूव एग्रीकल्चर एंड कॉन्ट्रैक्ट टू पे द फिक्स्ड रेवेन्यू अप टू द स्टेट। देखिए अब हर कोई जो है ना आपका जो दोनों काम नहीं कर पाता था, ठीक है। दो बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था, ये जो यहाँ पे जो क्या बोलते हैं ये जो परमानेंट सेटलमेंट लाया, इसका बेसिक दो ऑब्जेक्टिव क्या था कि फार्मर्स लोग का अपना प्रोडक्शन इंक्रीज कर पाए और रेवेन्यू को पे कर दे, ठीक है, जो रेवेन्यू फिक्स था वो भी पे कर दे, ठीक है। ये दोनों काम करना एट द सेम टाइम वॉज नॉट पॉसिबल, ओके, ठीक है। उस टाइम जो है मतलब ऐसा देखा गया कि प्रोडक्शन कर ले रहा है और रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहा है, और अगर रेवेन्यू पे कर ले रहा है तो प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है, ठीक है। पॉसिबल नहीं था ना, आप खुद सोचो देखिए ना, थोड़ा सा पॉसिबल नहीं था, ठीक है, क्योंकि उस टाइम फिक्स कर दिया गया ना, ठीक है। अब मान लीजिए आप क्या बोलते हैं, आप कल्टिवेशन किए, ठीक है, अब आपका कल्टिवेशन किए, अब आपका प्रोड्यूस कितना होगा नहीं होगा, आप जानते हैं कितना प्रोड्यूस होगा नहीं होगा, है ना, कुछ प्रॉब्लम्स हो गए जिसकी वजह से प्रोड्यूस नहीं हो पाया, ठीक है। तो आप ना रेवेन्यू पे कर पाएंगे और ना आप प्रोडक्शन दिखा पाएंगे, तो क्या फ़ायदा है ना, यहाँ पे वही बोला गया। After a prolonged debate amongst company officials, the permanent settlement was made with the Rajas and Talukdars of Bengal. They were now classified as Jamindars and they had to pay the revenue demand that was fixed in perpetuity. In terms of this definition, the Jamindars was not a landowner, ठीक है।
मतलब ऐसे अगर ऐसा देखो जमींदार का मतलब क्या होता है, लैंड ओनर, ठीक है ना, जिसके पास लैंड है, ठीक है। तो इस डेफिनेशन की वजह से, इस डेफिनेशन जो मतलब दे दिया गया, जब परमानेंट सेटलमेंट आ गया तो जमींदार का जो डेफिनेशन चेंज हो गया। जमींदार एक मतलब बन गया बस एक रेवेन्यू कलेक्टर बन गया, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि परमानेंट सेटलमेंट के बाद, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट के बाद जो है क्या हुआ, जो जमींदार है वो लैंड ओनर नहीं रहा, ठीक है। जमींदार लैंड ओनर नहीं रहा, वो बस एक क्या बन गया, रेवेन्यू कलेक्टर, जो कि रेवेन्यू कलेक्ट करके ईस्ट इंडिया कंपनी को पे करता था, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी को पे करता था। समझ में आया, मतलब बेसिक यहाँ फंडा यही दिया गया, ठीक है। यहाँ बोला गया है, इन दिस डेफिनेशन द जमींदार वाज नॉट अ लैंड ओनर इन द विलेज बट अ रेवेन्यू कलेक्टर ऑफ द स्टेट, ठीक है। यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर दिया गया। फिर आपको बोला गया है, जमींदार सेट सेवरल समटाइम्स एज मेनी एज 400 विलेजेस अंडर देम, ठीक है। मतलब बेसिकली जमींदार का काम क्या था, ठीक है ना, उनके अंडर बेसिकली मोर देन 400 और अराउंड 400 विलेजेस हुआ करते थे, और वो सब में जा जाके जो है लोगों से रेवेन्यू कलेक्ट किया करते थे, ठीक है। और जो रेवेन्यू कलेक्ट करके मतलब क्या करेंगे, अपने ईस्ट इंडिया कंपनी को पे कर देंगे, ठीक है। उनका काम उस टाइम यही हो गया था, सही है। देखिए क्या बोला गया, इन कंपनी कैलकुलेशन द विलेजेस विद इन वन जमींदारी formed one revenue estate, ठीक है। द कंपनी फिक्स द टोटल डिमांड ओवर द एंटायर स्टेट whose revenue the zamindar contracted to pay. The zamindar collected rent from the different villages, paid the revenue to the company and retained the differences as his income. He was expected to pay the company regularly, failing which his estate could be auctioned, ठीक है। देखिए क्या होगा कि जमींदार जो है रेवेन्यू कलेक्ट करेगा डिफरेंट एस्टेट्स, सही है। जमींदार रेवेन्यू कलेक्ट किया, जो स्टेट फेल हो गया रेवेन्यू देने में जमींदार को, वो पर्टिकुलर स्टेट जो है ऑक्शन कर दिया था, ठीक है। यहाँ पे वही बोला गया। अब आपको बोला गया वाई जमींदार डिफॉल्टेड ऑन पेमेंट। देखिए जमींदार पेमेंट देने में क्यों डिफॉल्ट मतलब फेल क्यों होते थे, ठीक है। इसका भी एक रीज़न था, है ना। देखिए अब हम जानते हैं कि बेसिकली प्रॉब्लम क्या था, ठीक है ना। जमींदार पेमेंट करने में डिफॉल्ट क्यों करते थे, ठीक है, वो हम जानेंगे। देखिए बेसिकली इसके आपको 4 रीजन्स थे, ठीक है। धीरे आगे बढ़ते हैं। Company officials felt that a fixed revenue demand would give zamindars a sense of security and assured of returns on their investment, encourage them to improve their estates, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी का आपको ये सोचना था कि अगर रेवेन्यूज अगर फिक्स्ड रहेंगे तो जो जमींदार है उनके ऊपर एक बोल सकते हैं एक जिम्मेदारी टाइप का रहेगा कि नहीं रेवेन्यू पे करना है, ठीक है। अगर रेवेन्यू पे नहीं करेंगे तो हमारा एस्टेट जो है ऑक्शन हो जाएगा, ठीक है। उनके ऊपर एक जिम्मेदारी रहता था, ठीक है। जिसकी वजह से मतलब उनको लगा था कि अगर जिम्मेदारी रहेगा तो ये लोग जो अपना मतलब प्रोडक्शन भी इंक्रीज करेंगे, जिसकी वजह से इनका फायदा होगा, ठीक है। अपने स्टेट्स का डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है ना। ये मतलब सोचे थे, सही है, ठीक है। तो लेकिन हुआ क्या, ऐसा तो हो नहीं पाया ना। इन द अर्ली डिकेड्स ऑफ आफ्टर द परमानेंट सेटलमेंट हाउएवर जमींदार्स रेगुलरली फेल्ड टू पे द रेवेन्यू डिमांड एंड अनपेड बैलेंसेस एक्यूमुलेट, ठीक है। जब परमानेंट सेटलमेंट के अर्ली डिकेड्स में मतलब शुरुआत में ही जो है हम बोल सकते हैं जो जमींदार थे वो रेगुलरली मतलब फेल करते थे, ठीक है, पेमेंट देने से, जिसकी वजह से क्या होता था जो ड्यूज था या फिर जो डेट था वो कलेक्ट होता जाता था, ठीक है। द रीजन फॉर दिस फेलियर वाज वेरियस। पहला रीजन क्या था, द इनिशियल डिमांड वाज वेरी हाई, ठीक है। द इनिशियल डिमांड वाज वेरी हाई, डिमांड ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। डिमांड मतलब डिमांड ऑफ रेवेन्यू, इनिशियल डिमांड वाज वेरी हाई, इनिशियल डिमांड वाज वेरी हाई, सही है। जो इनिशियल डिमांड था मतलब जो स्टार्टिंग जो डिमांड था वो बहुत ज़्यादा हाई था। डिमांड ऑफ का किस चीज़ का, डिमांड ऑफ रेवेन्यू, सही है। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी क्या सोचा था कि मतलब परमानेंट सेटलमेंट का पहले का बात बोला जा रहा है, उनको क्या लगता था कि अगर रेवेन्यू अगर फिक्स नहीं रहता है तो क्या होगा कि जितना मतलब उनको मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाएगा, ठीक है। रेवेन्यू अगर फिक्स नहीं रहेगा, मान लीजिए अगर जो सरप्लस होगा वो क्या करेंगे, जितना होगा उतना दे देंगे, जितना नहीं होगा उतना नहीं दे पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे वही बोला गया। देखिए the initial demand was very high. This was because it was felt that if the demand was fixed for all the time to come, the company would never be able to claim a share of increased income from land when prices rose and cultivation expanded, ठीक है। ये यहाँ पे मेंशन कर दिया गया। अगर रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू अगर फिक्स्ड कर दिया जाता है, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट का पहले के बाद बोला जा रहा है, उनका ये सोचना था। फिक्स का मतलब क्या हुआ
कि वो फिक्स हो गया, वो अब चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये कल्टीवेशन एक्सपैंड कर जाए, ठीक है, कल्टीवेशन एक्सपैंड करेगा, तो वो लोग अभी सोच रहा है, ब्रिटिश लोग अभी सोच रहा है, ठीक है, कल्टीवेशन एक्सपैंड करेगा। अगर हम परमानेंट सेटलमेंट लाते हैं तो कल्टीवेशन एक्सपैंड करेगा ही, ठीक है, कल्टीवेशन एक्सपैंड करेगा तो उनका इनकम भी बढ़ेगा। किनका इनकम? जमींदार का इनकम बढ़ेगा, ठीक है। और अगर हम लोग अगर रेवेन्यू रेट को अगर लो रखेंगे तो हमें जितना मतलब जितना रेट है हमको उतना ही मिलेगा, पर जो सरप्लस प्रोड्यूस होगा वो जमींदार से रख लेंगे, ठीक है। या ये मतलब ये बोला गया, लेकिन उन्होंने क्या सोचा कि हम इनिशियल डिमांड को ही हाई रखते हैं, ठीक है। अगर इनिशियल डिमांड ही अगर हाई रखेगा तो उनके ऊपर प्रेशर भी ज़्यादा रहेगा, ठीक है, और वो मतलब उनका जो क्या बोलता है एग्रीकल्चर एक्सपेंशन भी होगा, ठीक है, और वो रेवेन्यू भी पे करेंगे। इनका उनका वो सोचना था, ठीक है। तो मतलब अपने में ये लोग ऐसे डिस्कशन करते थे, सही है। टू मिनिमाइज दिस एंटीसिपेटेड लॉस द कंपनी पेक द रेवेन्यू, मतलब रेवेन्यू को बढ़ा दिया था और फिक्स कर दिया था। पेक द रेवेन्यू डिमांड हाई, arguing that the burden on जमींदार्स would gradually decline as agricultural production expanded and prices rose, ठीक है। उनका क्या बोलना था कि परमानेंट सेटलमेंट हम ला देंगे, रेवेन्यू को हम इंक्रीज कर देंगे, फिक्स कर देंगे, और ये जो बर्डन है ये एक टाइप का बर्डन हो जाएगा जमींदार्स के ऊपर, ठीक है। और ये जो बर्डन है ये इनसे मतलब काम करवाएगा, इनको फोर्स करेगा कि क्या बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज हो जाए, मतलब इंक्रीज करें, और जो मतलब क्या बोल सकते हैं यहाँ पे मेंशन किया गया है एंड प्राइसेस रोज, जो प्राइसेस है वो भी बढ़ने लगे, है ना। आपका सेकेंड क्या था? फर्स्ट रीजन आपने जान लिया, अब सेकेंड रीजन क्या था? दिस हाई डिमांड वाज इम्पोज्ड इन द 1790s। देखिए अब एक टाइम पीरियड भी ब्रिटिश लोग भी मतलब बेवकूफ़ था, ठीक है ना, वो लोग भी एकदम खत्म था, माथा में बुद्धि नहीं था वो लोग, हम बोल सकते हैं, सही। देखिए अगर वो लोग कुछ इम्पोज करना चाहता है, कोई लॉ को अगर इनेक्ट करना चाहता है तो थोड़ा टाइम भी देखना पड़ेगा ना कि कौन कैसा सिचुएशन है, सिचुएशन के हिसाब से ना वो काम करते। सब कोई बोलता है ब्रिटिश बहुत चालू था, भाई घंटा चालू था, देखो यहीं पे समझ में आ रहा है कितना बुर्बक था, सही है। सब कुछ जानता है वो लोग, एक मतलब उस टाइम को पूरा कंट्रोल उनके हाथ में ही था, उनके पास पूरा नॉलेज था, ठीक है ना, पूरा उनके पास पूरा पावर था, लेकिन फिर भी देखिए कैसा काम किया, सही है। दूसरा पॉइंट क्या था, क्या है हम जानते हैं। देखिए ये जो 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 लॉ इम्पोज किया था वो अराउंड 1790s की तरफ किया था, ठीक है। उस टाइम पे जो है जो बंगाल था उस टाइम जो मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था, वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का जो प्राइस था वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया था, बहुत ज़्यादा कम गया था, ठीक है। और जिससे क्या होता था, जो राइट्स हुआ करते थे, मतलब जो राइट्स जो रेवेन्यू पे करते थे उनके लिए ये पॉसिबल नहीं होता था कि वो रेवेन्यू को पे कर पाए, क्योंकि अगर वो प्रोडक्शन करते भी हैं तो उनके जो प्राइसेस है वो बहुत कम है, ठीक है। अगर वो मतलब लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन करते हैं तो वो बेच नहीं पाएंगे ना, अगर बेचेंगे भी तो प्राइसेस उनको कम मिलेगा, ठीक है। जो उनको उतना प्रॉफिट होगा नहीं तो कहाँ से रेवेन्यू पे करेंगे, ओके, भूखे मरेंगे, ठीक है। यहाँ पे वही बोला गया, ठीक है, यहाँ पे वही बोला गया, इफ द जमींदार्स कुड नॉट कलेक्ट द रेंट हाउ कुड ही पे द कंपनी। सही बात है, सही है। तो हम थर्ड सेकंड पॉइंट में क्या लिखेंगे, प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वेयर लो, प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस वेयर लो, सही है। तीसरा पॉइंट आपका क्या है, जानते हैं तीसरा पॉइंट। थर्ड, द रेवेन्यू वॉज इनवेरिएबल रिगार्डलेस ऑफ द हार्वेस्ट एंड हैड टू बी पेड पंचुअली। इन फैक्ट अकॉर्डिंग टू द सनसेट लॉ इफ पेमेंट डिड नॉट कम इन बाय सनसेट ऑफ द स्पेसिफाइड डेट द जमींदार वॉज लायबल टू बी ऑक्शन्ड, ठीक है। क्या बोला गया है, मतलब थोड़ा नियम कानून भी थोड़ा स्ट्रिक्ट था, ठीक है। रेवेन्यू तो इनवेरिएबल था, रेवेन्यू तो फिक्स था, ये हम जानते ही हैं, ठीक है। regardless of the harvest and had to be paid punctually, revenue was fixed regardless of the harvest, ठीक है, कितना प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना, कितना इनकम हो रहा है, इस मतलब इन सबको कंसीडर ना करते हुए भी मतलब रेवेन्यू फिक्स था, ठीक है ना। अगर इन सबको कंसीडर किया था तो रेवेन्यू फिक्स्ड नहीं होता, लेकिन इन सबको कंसीडर नहीं किया गया था और रेवेन्यू वाज फिक्स्ड, ठीक है, रेवेन्यू को फिक्स रखा गया था, जिससे क्या हुआ कि मतलब उन लोगों को पेमेंट करना पड़ता था, ठीक है। पेमेंट नहीं कर पाते थे तो जमींदारी जो है वॉज लायबल टू ऑक्शन, मतलब उसको जो है बेच दिया जाएगा। कौन बेचेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी बेच देगा उसको, सही है। एक जबरदस्ती टाइप का बात हो गया था उस टाइम पे, ठीक है। फोर्थ मतलब इसमें क्या बोल सकते हैं, इसका हम बोल सकते हैं यही मतलब रेवेन्यू डिमांड वाज हाई, ठीक है,
बोल सकते हैं, या फिर रेवेन्यू वाज हाई, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं वाज फिक्स्ड, ठीक है, विदाउट कंसिडरिंग द पॉइंट्स लाइक हार्वेस्ट एंड प्राइसेस हम बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक है, विदाउट कंसिडरिंग द हार्वेस्ट एंड प्राइसेस हम बोल सकते हैं। आपको थोड़ा बैकग्राउंड में कुछ नॉइज़ सुनाई दे सकता है, ठीक है, उसके लिए सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। क्या कर सकते हैं, थोड़ा एरिया है उस टाइप का है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल इसका आगे बढ़ते हैं हम लोग। फोर्थ में आपका क्या है, द पावर सेटलमेंट इनिशियली लिमिटेड द पावर ऑफ जमींदार टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द राइट एंड मैनेज हिज जमींदारी। बात सही है, देखिए मैं फोर्थ पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूँ। जो परमानेंट सेटलमेंट था ना, वो ज़मींदार का पावर कम कर दिया, ठीक है ना, ज़मींदार का जो है पावर कम कर दिया था, ठीक है। लोगों के नज़र में जो है पहले जो ज़मींदार को लेकर जो डर था, या फिर हम बोल सकते हैं एक सुपीरियरिटी था, वो कम गया था, ठीक है, आफ्टर द परमानेंट सेटलमेंट। क्योंकि देखा जा रहा है कि कॉन्स्टेंटली जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ज़मींदार लोग पे क्या बोलते हैं ऑपरेशन कर रहा है, ठीक है ना, डिप्रेस कर रहा है हम बोल सकते हैं, सही है। तो इससे जो है लोगों के नज़र में उनका जो क्या बोल सकते हैं, उनका जो स्टेटस था कम गया था, ठीक है, ज़मींदार का स्टेटस कम गया था, जिसकी वजह से क्या हुआ था, वो लोग उनसे डरना बंद कर दिए थे। और लोग जानते थे, और पहले के जो जमींदार थे वो थोड़ा बहुत क्या बोल सकते हैं, थोड़ा बहुत अत्याचार किए थे कॉमन पीपल पे, ठीक, तो उसी का वो लोग बदला लेते थे, ठीक है। मतलब कोई जानबूझ रेवेन्यू नहीं पे करता था, क्योंकि उसका क्या आता है, ठीक है ना, जो ऑक्शन हो जाएगा वो तो जमींदार का ऑक्शन होगा ना, है ना, जमींदार का प्रॉपर्टी ऑक्शन हो जाएगा ना। ऐसा नहीं कि उसका कुछ नहीं जाएगा, उसका भी थोड़ा बहुत लॉस होगा, लेकिन वो लोग उसको मतलब क्या बोलते थे, तैयार था उसके लिए, ठीक है, वही बोला जा रहा है। द परमानेंट सेटलमेंट इनिशियली लिमिटेड द पावर ऑफ द जमींदार टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द राइट एंड, मतलब उनका बस पावर इतना ही हो गया था कि बस राइट से, या फिर जो रेंट मतलब राइट मतलब कौन थे, जो रेवेन्यू पे करते थे, ठीक है, राइट मतलब द वन who pays revenue, the one who pays revenue not to the company but to the जमींदार, ओके। यहाँ पे वही बोला गया है, सही है, मतलब उनका पावर यहीं तक लिमिटेड हो गया था कि वो बस राइट से पैसा लेंगे और मतलब जो क्या बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को पे करेंगे, ठीक है। पावर ऑफ जमींदार्स वेयर लिमिटेड, सही है, उनका पावर को लिमिट में रख दिया गया था, कमा दिया गया था हम बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिया गया, हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। द जमींदार्स ट्रूप्स वेयर डिसबैंडेड, मतलब उनको क्या क्या किया गया था, ठीक है। कंपनी को पता था कि ये जो जमींदार जो क्लास है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और वो बहुत सारे जो है क्या बोलते हैं नॉर्म्स, या फिर जो क्या बोल सकते हैं कुछ रूल्स निकाला था, जिसके वजह से मतलब वो जिसके हेल्प से जो जमींदार को कंट्रोल कर पाए, ठीक है, कंपनी कंट्रोल कर पाए। उसके लिए क्या क्या किए थे, ठीक है। जमींदार ट्रूप्स वेयर डिसबैंडेड, कस्टम ड्यूटीज एबोलिश्ड एंड देयर कचहरीज कोर्ट्स बॉट अंडर सुपरविजन ऑफ अ कलेक्टर अपॉइंटेड बाय द कंपनी। उनका जो कचहरीज थे उसको क्या किया गया था, जो जमींदार का जो कचहरी था वो मतलब अंडर कंपनी का अंडर आ गया था, ठीक है, जिसमें एक कलेक्टर बैठा रहता था जो कि किसके अंडर काम करता था, कंपनी के अंडर काम करता था, ठीक है। जमींदार के ट्रूप्स वेयर डिसबैंडेड, ट्रूप्स मतलब जमींदार को भी हम लोग पहले पढ़ेंगे, जमींदार को लोग अपना जो है एक टाइप का मतलब क्या बोलते हैं एक सेना रखता था, कि अपना एक आर्मी रखता था अपने खुद के प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। कुछ के जमींदार लोग अपना मतलब फोर्टिफाइड रहता था, ठीक है। यहाँ पे वो भी यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, प्रीवियस जो चैप्टर्स उसमें पढ़े हैं हम लोग, ठीक है। जमींदार्स लॉस्ट देयर पावर टू ऑर्गेनाइज लोकल जस्टिस एंड द लोकल पुलिस। ओवर टाइम द कलेक्ट्रेट इमर्ज्ड एज एन अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ अथॉरिटी, ठीक है, ये मेंशन किया गया है। At the time of rent collection, an officer of the Jamindar, usually an Amla, came around to the village, but rent collection was a perennial problem. Sometimes bad harvest and low prices made payment of dues difficult for the riots. At other times, riots deliberately delayed payment. जो मैंने आपको बोला वो जानबूझ कर पेमेंट को डिले करते थे, ठीक है। जो राइट्स थे जो पे करते थे रेवेन्यू जमींदार को, वो जानबूझ के जो है पेमेंट को डिले करते थे, ठीक है।
रिच राइट्स एंड विलेज हेडमैन, जिसको जोटेदार्स और मंडल भी बुलाया था, वे आर ओनली टू हैप्पी टू सी द जमींदार इन ट्रबल। वो लोग मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश होते थे जब देखते थे कि जमींदार ट्रबल में है, जमींदार मतलब परेशानी में है। सही है। द जमींदार कुड देयरफॉर नॉट इजीली असर्ट हिज पावर ओवर देम। ठीक है। जमींदार कुड प्रोसिक्यूट डिफॉल्टर्स बट द जुडिशियल प्रोसेस वाज लॉन्ग ड्रॉन। ठीक है। जमींदार मतलब ऐसा नहीं था कि जमींदार कोर्ट में नहीं जा पाते थे, जमींदार कोर्ट में जाते थे, लेकिन जो प्रोसीजर था बहुत ज़्यादा लंबा था। ठीक है। इतना करते करते जमींदार का देखा गया कि जमींदार का खुद चप्पल भी घिस गया और जमींदार का पकड़ से पैसा भी निकल गया, जमींदार का उल्टा लॉस हो गया, कोई फायदा भी नहीं हुआ। ठीक है। यहाँ पे वही बोला गया है। इन बर्दवान अलोन देयर वेर ओवर 30,000 पेंडिंग सूट्स फॉर एरियाज ऑफ रेंट पेमेंट इन 1798। देखिए यहाँ पे आपको दिखा गया, पहले यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया गया। ठीक है। बर्दवान में 30,000 पेंडिंग सूट्स था फॉर एरियाज ऑफ रेंट पेमेंट इन 1798। समझ सकते हैं। इसके बाद आपका आता है द राइज ऑफ द जोटेदार्स। ठीक है। अब जोटेदार्स जो थे, जमींदार के बाद जो जोटेदार्स जो है एक बोल सकते हैं, एक क्या बोलते हैं, एक मतलब एक अलग सोसाइटी बन के मतलब इमर्ज हुई। ठीक है। पावरफुल सोसाइटी इमर्ज हुआ। ठीक है। जमींदार्स के बाद जोटेदार्स। तो इसका रीज़न क्या था या फिर ये क्या थे, ठीक है, क्यों थे, कैसे थे, वो सब हम जानेंगे। ठीक है। देखिए बेसिकली जो जोटेदार्स थे वो मतलब थे क्या, ठीक है, उनका ऑक्यूपेशन क्या था हम बोल सकते हैं। सही है। हम पढ़ेंगे। हम पढ़ने वाले हैं जोटेदार्स के बारे में। सही है। जोटेदार्स। सही है। आपको बेसिकली थे क्या, अ ग्रुप ऑफ रिच पीजेंट्स कंसोलिडेटेड देयर पोजीशन इन द विलेजेस। ठीक है। ये मतलब एक टाइप का बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ रिच पीजेंट्स या फिर ग्रुप ऑफ रिच फार्मर्स थे। ठीक है। जोटेदार्स बेसिकली क्या थे, ग्रुप ऑफ रिच फार्मर्स हम बोल सकते हैं। ठीक है। जोटेदार्स वेयर द ग्रुप ऑफ रिच फार्मर्स। दिस क्लास ऑफ रिच पीजेंट्स वेयर वाज नोन एज जोटेदार्स। जो जोटेदार्स हैड एक्वायर्ड वास्ट एरियाज ऑफ लैंड। जो जोटेदार्स के बाद जो है वास्ट एरिया ऑफ लैंड था। ठीक है। एक्वायर्ड वास्ट एरिया ऑफ लैंड। सही। और क्या क्या है पढ़ते हैं। एक्वायर्ड वास्ट एरिया ऑफ लैंड। They controlled local trade as well as money lending, exercising immense power over the poorer cultivators of the region. ठीक है। मनी लेंडिंग का काम भी करते थे, बोल सकते हैं यहाँ पे मनी लेंडिंग। ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, ट्रेड, लोकल ट्रेड। ठीक है। अ लार्ज पार्ट ऑफ देयर लैंड वाज कल्टिवेटेड थ्रू शेयर क्रॉपर्स। ठीक है। आप समझ सकते हैं, इससे ही आप उनका पावर समझ सकते हैं कि एक जो फार्मर है अपना लैंड को शेयर क्रॉपर्स के द्वारा जो कल्टीवेट करा रहा है, तो समझ सकते हैं कि वो कितना पावरफुल थे या फिर उसके पास कितना रिसोर्सेज थे, वो कितने रिच थे। ठीक है। इससे वो एक टाइप का बोल सकते हैं एरिस्टोक्रेसी दिखाया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है। When the estate of the जमींदार was auctioned or for failure to make revenue payment, जोटेदार्स were often among the purchasers। ठीक है। देखिए जमींदार जो एक मतलब पावरफुल क्लास हुआ करते थे, उनके जब स्टेट ऑक्शन हो रहे हैं तो जोटेदार्स, ठीक है, जोटेदार्स उसको मतलब जो मैक्सिमम टाइम थे जोटेदार्स उनको परचेस करते थे, उनको खरीदते थे। तो आप समझ सकते हैं कि वो मतलब कैसे मतलब कितना ज़्यादा पावरफुल हो चुके थे। ठीक है। यहाँ वही बोला जा रहा है। द जोटेदार्स वेयर मोस्ट पावरफुल इन नॉर्थ बंगाल। ठीक है। तो उनका एरिया क्या था, आपका सबसे ज़्यादा पावरफुल थे वो आपका नॉर्थ बंगाल में। ठीक है। आपका नॉर्थ बंगाल में। ठीक है। उनके और भी बहुत सारे नाम थे, हावलादार्स, और भी यहाँ पे कुछ मेंशन किया गया है, हावलादार्स, गंटीदार्स एंड मंडल्स। ठीक है। हावलादार्स बुलाता था, मंडल्स भी बुलाता था, और भी एक नाम आपको दिया गया यहाँ पे गंटीदार्स। ठीक है। गंटीदार्स। सही है। तीन उनका और तीन नाम था, हावलादार्स, मंडल्स और गंटीदार्स। ठीक है। जोटेदार्स लोग। ठीक है। बेसिकली आज हम यहीं तक कवर अप करेंगे। ठीक है। पार्ट 2 में जो इसका जो लेफ्ट आउट सेक्शन है वो हम आपका कवर करने की कोशिश करेंगे या फिर हम कवर अप कर लेंगे। सही है। तो आज के लिए इतना ही है। ये चैप्टर आपका इंटरेस्टिंग था। ठीक है। इसको थोड़ा बढ़िया से देखिए, सुनिए, आपको मतलब इंटरेस्ट आएगा, है ना, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा क्या बोल सकते हैं
उतना ज़्यादा कुछ मतलब हैपासट नहीं है, कॉसी नहीं है, ठीक है ना। ये सिंपल सा चैप्टर है, थोड़ा बहुत सुनिएगा तो समझ में आ जाएगा कि हाँ कैसे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक। तो आज की क्लास यही पे ख़त्म करते हैं। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। और कुछ सीख के जाइएगा, मैं हमेशा बोलता हूँ आपको कुछ सीख के जाइएगा। अच्छा लगे लाइक कर दीजिए, अच्छा ना लगे डिसलाइक कर दीजिए, ठीक है, पर कुछ सीख के जाइए, ठीक है। सीखना ज़रूरी है, सीखना इज़ मैंडेटरी, सही है ना। कुछ सीख के जाइए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही है, मिलता है हम नेक्स्ट क्लास में विद पार्ट 2, सही है। बाय फॉर टुडे।